हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। हम लोग नया रास्ता नॉवल पढ़ रहे थे और अभी तक पढ़ ही रहे हैं। पिछले वीडियोस जो आपने देखे होंगे, अलग अलग तरह के सीन उसमें आए। मीनू के बारे में कभी कहानी आ रही है, कभी नीलिमा उसकी फ्रेंड के बारे में, उसके रिश्ता टूटने की कहानी। हमने पीछे हर एक जैसे एपिसोड एक एक चलते जा रहे हैं और बराबर पैरेलल उसके दूसरी कहानी भी हमें पता चलती जा रही है। तो अभी 19वां जो अंक है, अध्याय है या एपिसोड सोच लो, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। वहां पे अभी अलग से ही सीन दिखाई दे रहा है। अभी ये घर, यहाँ पे अमित के बारे में बात हो रही है। अमित, जिसका मीनू के साथ रिश्ता टूट गया था, और अमित का दूसरी लड़की से भी रिश्ता टूट गया था, जो जिससे उनको दहेज मिलना था। याद करो वो रकम कितनी थी, कि कितनी उसको दहेज में मिलने वाली थी और क्यों टूट गया था। ये आपको एक बार फिर से याद करना है। अभी अमित की शादी ना तो मीनू से हो पाई, ना ही ज्यादा दहेज लेने वाले से, देने वालों से हो पाई। और अभी अमित इन रिश्तों के टूटने के बाद शादी भी नहीं करना चाह रहा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि उसके घर का सीन क्या है, कि जब से अमित का रिश्ता टूटा था, उनके घर में उदासी थी क्योंकि रिश्ता नहीं हो पा रहा था। और अमित की माँ, वो सपना लेके बैठी थी कि बहू घर पे आएगी, दुल्हन आएगी तो रौनक हो जाएगी। और सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। उनकी बेटी कॉलेज जाती है, पढ़ने में लगी रहती है। और जो मायाराम जी और अमित, मायाराम जी अमित के पिता हैं, वो दोनों फैक्ट्री अपने काम पे चले जाते हैं। और घर पे कौन रहती है? उनकी माँ, जो हमेशा उसको अकेलापन लगा रहता है। और कितने इन रिश्तों के टूटने के बाद उसने काफी टाइम, काफी बार अमित से शादी के बारे में पूछा, पर अमित इधर उधर बातें करके छोड़ देता है। वो सही ढंग से उसको उत्तर ही नहीं देता। अभी यहाँ पे जो सीन अभी दिख रहा है, कि सुबह के 11 बजे का समय है। अमित व उसके पिताजी फैक्ट्री गए हुए थे, और मधु, जो उसकी बहन है, वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। पोस्टमैन आता है। मधु को कॉलेज जाने की जल्दी है, माताजी दरवाजा खोलती हैं और पोस्टमैन ने एक लिफाफा उसके हाथ में दिया। और लिफाफा देख के वो खुश हो जाती हैं एकदम, क्योंकि उनके भतीजे दीपक की शादी है। यहाँ नाम याद रखना है कि दीपक की शादी का कार्ड आया है। और जो अमित की माताजी हैं, वो अपने भाई के पास कई दिन से गई भी नहीं थी। तो उसने सोचा था कि शादी में जाएगी तो वहां कुछ दिन अपने भाई के घर पे रह लेगी। और जो मधु तैयार होते हुए मम्मी से अपने जानना चाहती है किसका पत्र आया, तो वो बताती है कि तुम्हारे दीपक भैया की शादी है, शनिवार की शादी है, और रविवार को प्रीति भोज है। मतलब रिसेप्शन सोच लो, या उसको खाना जो सबको देते हैं वो है। तो मधु बोलती है कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उसकी परीक्षा है, एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अभी माँ बोलती है कि तुम नहीं जाओगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी। तो कहती है आप चली जाना, मैं यहाँ पर ही रुक जाऊंगी, और परीक्षा होने के बाद अगर मेरे से हो सका तो मैं आ जाऊंगी। वैसे मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि दीपक की शादी हो। उसके कजन है, कि मुझे उसके इंतजार था। पर और दूसरा कि मामा जी के घर गए हुए बहुत साल हो गए थे। यही बातें करते हुए वो कॉलेज के लिए चल देती है। और माँ अभी यही सोचकर बेचैन है कि अभी दीपक की शादी में जा पाएगी या नहीं। और जैसे जैसे घड़ी की अकेले में बैठी है ना, तो वो सोच रही है, घड़ी की आवाज उसको आ रही है। तभी 1 बजे का समय हो जाता है। और दोपहर में अमित खाना खाने के लिए घर पे आता है। तो आने पर माँ उसको भी बताती है कि शादी है, कार्ड आया है, दीपक की शादी है। तो फिर वो बोलती है कि खुद ही आप देख लो कि किसकी कार्ड किसका आया है, ये भी पढ़ लो उसमें क्या क्या लिखा है। और माँ कार्ड रखकर वहां से चली जाती है। तो अमित भी पीछे पीछे आता है, कहता बहुत भूख लगी है, खाना दो। तो कहते मैं तो खाना ही लेने आई थी। मतलब आपस में दोनों माँ बेटे की बातचीत हो रही है।
और अमित जब खाना खाने बैठा हुआ है तो वो देखता है कि उसकी माँ का ध्यान कहीं और ही है, वो किसी अपने थॉट्स में, अपने विचारों में वो गुम है, सोच रही है कुछ। तो और अमित ने देखा कि उसकी माँ एकदम उसको देखे जा रही है, तो बोलते कि क्या देख रही हो। तो ये सुनकर एकदम से उसका वो एक कॉन्शियस होती है कि शायद वो अपने विचारों में खो गई हुई थी। कहती कुछ नहीं, ऐसे ही मैं कहती तेरे चेहरे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि दीपक तुमसे 2 साल छोटा है। मन में तो वही चल रहा है कि इसकी शादी नहीं हो रही, और दीपक जो उससे छोटा है अब उसकी शादी हो रही है, और उससे बड़े होते हुए तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। तो वो अपने विचारों में, उसे अपनी चिंता है, वो अपने वो बात कर रही है। तो उसने कहा कि मैं तो शादी नहीं करूंगा। अमित अपनी माँ को ये बताते कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है। तो कहते हैं अभी तो माँ बोलती है कि मधु भी, जो उसकी सिस्टर है, वो भी शादी के लायक हो गई है, उसकी भी शादी करनी है। पर कहती कि मैं चाहती थी कि पहले तुम्हारी हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि तुम मधु से 7 साल बड़े हो, 7 इयर्स भाई बड़ा है। और मधु की शादी में मैं सब काम भी अकेले नहीं कर पाऊंगी, बहू आएगी तो कुछ काम अ, वो भी साथ में संभाल लेगी। तो अमित उसको बोलता है कि पहले आप मधु की शादी कर लो, और मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारा शादी का इरादा क्यों नहीं? माँ को एकदम से चिंता होती है, वो पूछती है। तो कहते हैं अभी दीपक की शादी, मुझे कानपुर जाना, और मधु की परीक्षा चल रही होगी। तो अभी तुम ही बताओ मैं उसे किसके सहारे छोड़ के जाऊं? मतलब वो बोल रही है कि बहू होती तो मैं दोनों को छोड़ जाती। तो अमित बोलता है कि इसका समाधान कर लेंगे, मतलब ये जो प्रॉब्लम आई है उसको हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो। माँ अमित के इस व्यवहार से विस्मित सी खड़ी रही, एकदम हैरान, विस्मित मतलब हैरान होकर खड़ी रह गई। और ये जो व्यवहार में उसके बदलाव आ रहा था अमित के, उसको समझ नहीं आया। अमित पहले तो कभी भी उसकी बात को इस तरह से नहीं टालता था कि उसकी बात हर मानता था, पर आजकल वो उसकी सुन नहीं रहा कि इतना उसके जो बिहेवियर में चेंजेस कैसे आ गए। और इसको देखकर उसके मन में कई विचार उठने लगे कि कहीं अमित ने शादी करने का विचार ही तो नहीं छोड़ दिया, वो करेगा ही नहीं। या फिर हो सकता है कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली हो। दोनों तरह से उसको डाउट आ रहे हैं कि कोई बात तो है ऐसी। तो फिर उसको क्या ख्याल आता है कि क्यों ना वो सुरेंद्र से जाके, जो नीलिमा का पति हमने पीछे देखा ना, और वो अमित का बहुत अच्छा फ्रेंड है, कहते कि मैं वहां जाके बात करूं। और सुरेंद्र तो उसका अच्छा दोस्त है, और हो सकता है कि वो इसको पता भी हो कि ये क्या सोच रहा है। पर इस समय घर पर अकेली थी इसलिए जा नहीं सकती थी, और सोचती है कि 1-2 दिन के बाद वो जरूर उसके घर पे जाएगी, क्योंकि अमित शादी के लिए भी नहीं मान रहा। दूसरे जो उसको लग रहा है कि उसके भाई का बेटा उससे छोटा है, उससे उसकी शादी हो रही है। तो इसी विचार में वो गुम है। और यह सीन, जो 19वां अंक है, वो यहीं समाप्त होता है। अगला है 20वां अंक। इसमें हम अभी जो सीन थोड़ा फिर बदलाव के साथ मिलेगा। हो सकता है कि कोई शॉकिंग न्यूज मिले, या कोई और अच्छी बात मिले, या बुरी भी मिल सकती है। जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं, या घरेलू कहानियां होती हैं कि कहीं कुछ हो रहा है कुछ, तो वो हम इस में जानेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मीनू ने बहुत मेहनत की है, और पेपर भी अच्छे हुए हैं उसका। अ, आज मतलब जब ये सीन लिखा जा रहा है, बोलते हैं कि आज उसका आखिरी पेपर है। और जो लास्ट पेपर देने के बाद जब मीनू एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आती है, तो उसे लगता है कि आज वो एकदम रिलैक्स, तुम लोग भी जैसे एग्जाम, जब लास्ट एग्जाम होता है तो उसके बाद लगता है ना कि हाँ, अभी तो छूट गए, अभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एकदम से वो भी रिलैक्स फील कर रही है। और जब दूसरी सखियों को, वो सहेलियों को देखती है जिनका था कि सभी खुश आ रही नजर आ रही हैं, पर रात भर जागने से सबके चेहरे चेहरे ऐसे थके हुए थे, वो सब थकावट सबको दिख रही थी, पर खुशी भी थी कि एग्जाम खत्म हो गए, फ्री हो गए। मीनू भी बाहर आती है और वहां अपनी
फ्रेंड, जो हॉस्टल की फ्रेंड, ये याद रखना, ये हॉस्टल की फ्रेंड है इसकी, माया। नीलिमा उसके बचपन की दोस्त है। तो इतने में वह आती दिखाई देती है, उसके चेहरे पर भी एकदम खुशी है, क्योंकि एग्जाम खत्म हुए ना। तो मीनू का हाथ पकड़ के वो माया चल पड़ती है। मीनू पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। वो डिमांड करती है कि चलो आज मूवी देखते चलते हैं। तो पिक्चर कहते नीलिमा वो ये मीनू सोचती है हाँ कि मैं भी आज सोच रही थी कि मैं नीलिमा के घर चली जाती। तो अभी माया उसको बोलती है कि नीलिमा के पास कल चले जाना, आज पिक्चर चलते हैं। तो ठीक है। दोनों ने बहुत दिन से पिक्चर भी नहीं देखी है, फ्री फील कर रहे हैं, तो कहीं भी वो जाना चाह रहे हैं। तो मीनू ने माया की बात मान लेती है। तो मीनू, तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? यहाँ याद रखना कि मीनू कौन से गांव की रहने वाली है, कौन सी जगह की रहने वाली है, मीरापुर। तो बोलती कि 2 दिन बाद। कहती मैंने माँ को पत्र लिख दिया था कि परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मैं मीरापुर आऊंगी, क्योंकि एक दिन नीलिमा के से मिलने जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कोई सामान खरीदना है। तो 2 दिन के बाद मैं घर पहुंच जाऊंगी। तो बोलती है अच्छा है मीनू, हम 2 दिन और साथ रह लेंगे हॉस्टल में, क्योंकि अभी तो लास्ट ईयर है, तो फिर तो अलग हो ही जाना है। तो थोड़ा सा जो माया है उसके चेहरे पर उदासी भी है, क्योंकि उनको अभी अलग होना है। बातें करते करते वे हॉस्टल के कमरे तक पहुंचती हैं। तो सोचती हैं कि ठीक है, 3 बजे वाले शो में हम जाएंगे मूवी देखने, और ताकि हॉस्टल भी जल्दी पहुंच जाए, रात ना हो। पर दोनों रात की जगी हुई थी, पिछली सारी रात बैठ के पढ़ रही थी। याद रखना दोनों क्या पढ़ रही थी, कौन सा परीक्षा उन्होंने दी थी, वकालत की है उन्होंने, उसकी वकालत की परीक्षा चल रही थी। अभी जब दोनों अपने कमरे पे जाके पलंग पर अपने बेड पर लेटती हैं, तो कहती चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि थकावट थी ना लगी हुई। तो रात भर सोई भी नहीं थी, और थकावट के कारण थोड़ा बॉडी पेन भी हो रहा था। अभी मीनू को तो पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी नींद आई, और झपकी लगी। तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया कि मीनू चलो, पिक्चर का टाइम हो गया है, तैयार हो जाओ। और लेटने से थोड़ा सा और भी लेजीपन आ गया था उसमें। अ, उसका मन तो नहीं कर रहा था कि वो उठे, पर माया के जो उसने बोला था उसके वो मना नहीं कर सकी, और उठना ही पड़ा। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चली जाती हैं। और वहां उन्होंने देखा कि उनके और भी क्लासमेट्स जो हैं, क्योंकि सबके एग्जाम खत्म हुए ना, तो सब पिक्चर देखने और भी आए, और सब एकदम फ्री फील कर रहे हैं। पिक्चर समाप्त होने पर दोनों ने विचार किया कि आज खाना भी हम बाहर ही किसी होटल में ही खा लेते हैं। हॉस्टल के जो मेस में से तो खाना रोज ही खाते हैं, पर आज ठीक है, आज हम बाहर खाते हैं। दोनों ने होटल में रात का जो खाना भी खाया, बाद में हॉस्टल की ओर आ गए। दोनों बहुत खुश थी, और वापस कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी थी। सबसे बड़ा उनको रिलैक्स फील हो रहा था कि पढ़ना नहीं, आराम से सोएंगे। और मीनू ने जैसे ही कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से ताली निकाली, ताली मतलब की चाबी, सामने से नीलिमा व सुरेंद्र जी आते दिखाई दिए। हॉस्टल का जब वो दरवाजा खोलने लगती है अपने रूम का, तो सामने उसकी फ्रेंड और उसके हस्बैंड, जो हमने पीछे भी देखा कि उनके घर गई थी और अब जाना भी था उसको। नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर एकदम प्रसन्नता आगे खुश हो जाती है, और बिठाया कि मैं तुम्हारे घर आने की आज सोच रही थी, परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया, तो अब मैं कल जरूर आती तुम्हारे घर। वो उसको अपना प्रोग्राम बताती है। हम पीछे देखा भी है कि वो 2 दिन इसलिए रुकी है कि एक दिन नीलिमा के पास जाएगी और कुछ खरीदारी करने जाएगी, पर थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजेस होते हैं, वो मूवी देखने चले जाते हैं। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती, परंतु इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे आने पर तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ा डिस्टरबेंस होती। वैसे मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारी की इंतजार कर रही थी। वो उसके पहुंचने से पहले ही आ चुकी थी। सुरेंद्र जी को कुछ उदास देकर मीनू से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया कि आज तुम लोग उदास लग रहे हो, बात क्या है? हेल्थ ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक है ना? सेहत ठीक है? वो सब पूछती है उनसे। और यह सुनकर
नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। वह उदास स्वर में बोली, मीनू, 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है और इस समय अमित की हालत बहुत नाजुक है। कि मैंने आपको शुरू में बोला कि हो सकता है कि कोई हमें शॉकिंग न्यूज भी मिले, तो यहाँ पर मीनू को शॉकिंग न्यूज क्या मिलती है कि अमित का एक्सीडेंट हो गया। अमित को हम जानते हैं कि अमित कौन है। यह सुनकर मीनू चौंकी और बोली, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? कहते कार के ब्रेक फेल हो गए थे और कार पेड़ से टकरा गई। तो पूछती कहाँ कहाँ चोट आई है? तो उसने बोला कि हाथ पैरों की हड्डियां तो एकदम चूर चूर हो गई हैं और पूरे शरीर पर भी चोटें लगी है। पता है बोन फ्रैक्चर्स हुई हैं तो और भी चोटें लगी होंगी। तो कहते कि हॉस्पिटल में कौन है? तो उन्होंने बोला कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। तो कहती ठीक है, कल सुबह मैं जाकर मिल आऊंगी, मीनू को सोचते हुए कहा। और ऐसे बातचीत करते हुए नीलिमा और उसके पति वहां से चले जाते हैं। और माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थक कर सो गई थी। माया कौन है, याद रखना ये चीज। उन दोनों के जाने के बाद मीनू ने बहुत कोशिश की, पर वह सो नहीं सकी। उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी जो ऐसी न्यूज सुनी है तो उससे उसको नींद नहीं आई। 4 महीने तक, 4 महीने पहले तक तो मीनू के दिल में अमित के लिए एकदम नफरत भरी हुई थी। पर अब क्या हो गया कि उसके जो दिल में एक अमित के लिए स्नेह का भाव, कि उसको चिंता होने लगी कि उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसको नींद नहीं आ रही। और उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो बहुत बेचैन हो गई हुई है। जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसके सामने अमित का चेहरा आने लगता, जो उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था। क्योंकि जहां भी गई वो ऐसे लगता था कि कुछ उसको कहना चाहता है। उसके जो नेत्र, नेत्र मतलब आंखें, जो मूक भाषा में कहना, एकदम चुपचाप भाषा में जो कहने की कोशिश कर रहा था, उसे लगता है कि वो कहना चाहता था कि वो निर्दोष है, कि मीनू के साथ रिश्ता उसने नहीं तोड़ा, या वो ऐसा नहीं था कि वो नहीं शादी करना चाहता। तो रात भर मीनू बेचैनी में काटती है। थोड़ी बहुत उसको नींद आ भी जाती है, तो कभी एकदम से डर के वो आंखें उसकी फिर खुल जाती हैं और सामने अमित का चेहरा घूमने लगता है। प्रातः तैयार होते ही, प्रातः मतलब सुबह, अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों को मिलना मना है। हॉस्पिटल्स के रूल होते हैं कि टाइम से पहले कोई नहीं मिल सकता। तो जब उसकी घड़ी पर नजर जाती है तो अभी तो कहते 9 ही बजे हैं। अभी 1 घंटा उसके पास था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। और एक जो वहां मैगजीन पढ़ी थी उसको बैठ के थोड़ा पढ़ने लगी। और हर 10 मिनट के बाद वो फिर देखती, थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी कि घड़ी देखती रही कि टाइम उसका पास नहीं हो रहा था, वो टाइम खत्म नहीं हो रहा था कि 10 बजे तो वो कब उसको देखने अंदर जाए। और जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मीनू वहां से उठी और अमित के कमरे की ओर चल पड़ी। और धीरे से जाके दरवाजा खोलकर कमरे में आ जाती है और उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा था। कहाँ लेटा था? हॉस्पिटल के बेड पर। और मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दिखाई पड़ी। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि अमित उसको चाहता है और उससे शादी भी करना चाहता था, पर घर वाले करने नहीं दे रहे थे। अभी जब उसको ऐसे हालात में जब वो दिखाई देती तो वो खुश हो जाता है। और मीनू वहां स्टूल पे बैठ जाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करे, कौन सी बात करे। और फिर यही पूछती है कि तबीयत कैसी है। तो अमित ने बोला कि ठीक है। तो फिर उसको वो पूछती है कि ये कैसे हो गया एक्सीडेंट? तो वो क्या बोलता है कि जो मैंने पाप किए थे उसका फल मिला है मुझे। पाप से उसका तात्पर्य क्या है, मीनू को कहने का, ये क्वेश्चन एक बनता है। क्योंकि उसने मीनू के दिल को दुखाया था, उसके लिए शादी के लिए मना किया था, तो उसको वो पाप मान रहा है।
और बोलता है कि उसी का मुझे फल मिला है। तो वो बोलते हैं, ऐसी कैसी बात करते हैं आप? मीनू ने अमित को चुप करवाते हुए कहा। कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी फीलिंग्स को मैंने बहुत गलत ढंग से तुम्हें तुम्हारा दिल दुखाया, और अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। मीनू, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत घृणा है, बहुत नफरत है। नेचुरली होगी ना, कि जो जो हालात रहे तो मीनू उससे नफरत ही करेगी। और मैंने कई बार कहते कोशिश भी की कि तुम्हें सारी बात बताऊं, पर मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला। पहले वो नीलिमा के शादी में मिलता है, फिर उसके घर पे भी मिलता है, पर बात करने का उन्हें मौका नहीं मिलता। तो अभी वो उसको बोलती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम करो। मीनू उसको चुप करवाने की कोशिश करती है, पर अमित को लगता है कि उसको सब कुछ आज बता ही देना है। तो बहुत दिन बाद वो कहता है कि अवसर मिला है, क्या पता दोबारा ये मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैं आज सारी बातें तुमसे कहना चाहता हूँ। क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे उसकी हालत है, तो वो ये जो भी उसकी जो बातें थी दिल में, वो जो कब से पहले से ही मौका ढूंढ रहा था, पर आज वो सारी बातें उसे बताना चाहता है। कहते जिस दिन मीनू, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, कि मुझे लगा था कि तुम ही मेरे अरमानों की मंजिल हो, यानी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। पर मेरे ठाने पर कहते हालात ने कुछ ऐसा मोड़ ले लिया कि मैं उसमें फंस गया, कि ना नहीं कर सका। वो तो हम जानते हैं ना कि कौन सा भंवर था। क्वेश्चन भी आ सकता है कि घर जाने के बाद अमित ऐसा कौन से भंवर में फंस गया था, कहते कि जो आज तक नहीं निकल पाया। उसके माता पिता ने ज्यादा दहेज देने वालों के साथ शादी का जो प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। अभी यहाँ पे वो इंसिडेंट वो बता रहा है कि जब हम घर गए तो एक धनी व्यक्ति अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए आए हुए थे। कहता मैं तो नहीं चाहता था कि उस लड़की से मेरी शादी हो, परंतु माता पिता के सामने बोल नहीं पाया, और शायद यही मेरी कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल थी। उससे मेरा कहता रिश्ता हो गया था, परंतु शादी न हो सकी। ईश्वर ने इसमें भी कुछ भलाई ही की है। और जब से रिश्ता टूटा है, मैंने कोई और लड़की देखने की कभी कोशिश ही नहीं की है। मैं नहीं चाहता था कि कोई और किसी से मैं शादी करूं। हालांकि कहते हैं कि इस डिसीजन से मेरे माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं कि मैं शादी नहीं कर रहा। और बोलते हैं कि जिसको मैंने एक बार अपनी जीवन संगनी मान लिया है, यानी अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है, इसलिए आज तक कहते हैं कि मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। और नीलिमा भाभी से जब पता चलता है कि तुमने भी रिश्ते की, जो तुम्हें भी, जो मैंने रिश्ता तुमसे नहीं किया उसको नामंजूर किया, तो तुम बहुत दुखी हो। और इसी कारण तुमने यह फैसला लिया है कि अपने पैर पर खड़े होना है, वकालत करनी है। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी या ये जो पढ़ाई है बीच में छूटे, इसलिए मैंने कहते आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। परंतु आज जब तुम वकालत पूरी कर चुके हो, तो मैं तुम्हें अभी मैं बोलता हूँ, जो भी कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं अभी कह रहा हूँ। पर अभी जब समय आया है, तो मुझे विधाता ने तुम्हारे योग्य ही नहीं छोड़ा है, कि उसको एक्सीडेंट कर दिया, वो बेड पे है, बहुत बुरी हालत में है। अमित को रोता देखकर वो भी एकदम से इमोशनल हो जाती है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अमित फिर से बोलने की कोशिश करता है, बोलता है कि मीनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि एक बार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं, जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको, कि जो भी मैंने मेरे तरफ से जो गलती हुई है उसको मुझे माफी दे दो। और मेरे अपराध की सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है, कि एक्सीडेंट करके मेरे को जो मुझे इस चीज की सजा मिली, वो बार बार यही बातें दोहरा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो, कि तुम मुझे माफी दे दो। ये कहते कहते फिर उसके आंखों में पानी आ जाते हैं।
और अमित को ऐसी हालत में देख के मीनू भी इमोशनल होती है, उसके भी एकदम हो जाती है कि उसके भी आंखों में पानी आ जाते हैं। तो बोलते हैं अमित, भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। और जहां तक क्षमा करने की बात है, जब तुमने कोई अपराध किया ही नहीं तो क्षमा किस बात की। वो यहाँ पे ये सफाई दे रही है कि तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं था, और जो आज उसको पता चलता है कि फिर तुम ये सजा के लिए क्यों बोल रहे हो। तो अमित बोलता है, मीनू, मैं इस समय मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ, मतलब डेथ बेड पे, और न जाने कितने दिन की जिंदगी और है, परंतु जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। अभी ये बातों को सुन के मीनू एकदम बेचैन हो जाती है और बोलती कि नहीं, ऐसा मत बोलो, और कि प्रे करूंगी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ईश्वर की कृपा से तुम ठीक भी हो जाओगे। तभी अमित एकदम उदास होता है और गहरी सांस लेता है। कहते हैं, यदि ठीक हो भी गया तो बिल्कुल तो ठीक नहीं हो सकता ना। देखो, कहते हैं, दोनों हाथों में और पैरों में प्लास्टर चढ़ा है, हाथों और पैरों की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं, और इस दशा में मैं पूरी तरह भी किस तरह पूरी तरह ठीक हो सकता हूँ। अभी ये बातें कर ही रहे थे, तभी अमित की माताजी कमरे में आती है, और मीनू को उन्होंने 3 वर्ष के बाद देखा था, इसलिए वह एकदम पहचान भी नहीं पाई, पर उन्हें ये लग रहा था कि इसको कहीं देखा है। तभी मीनू ने उसको उनको नमस्कार किया, विश किया, और अमित ने मीनू को यह परिचय कराया, मम्मी, यह मीरापुर वाली मीनू है। ये तो याद होगा ना, मीरापुर उन्होंने लड़की देखने गए थे, तो बोला कि ये मीरापुर वाली मीनू है। अच्छा मीनू, माँ ने उसे पहचानते हुए कहा, बेटी, आजकल क्या तुम मेरठ में ही रह रही हो। अब माँ उससे पूछ रही है, कहते हाँ आंटी, यहाँ वकालत कर रही हूँ, ये लॉ पढ़ रही हूँ, वैसे अब तीसरे वर्ष की परीक्षा दे चुकी हूँ, बस रिजल्ट आना रह गया है। तो वो बोलती है कि मेरे अमित पर तो न जाने कौन सी घड़ी आई है जो उसकी यह हालत हो गई है। और माँ है तो उसको अपने बेटे पे का दुख देखा नहीं जा रहा, वो भी रोने लगती है। तो मीनू बोलती है कि आंटी आप चिंता न करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह कहकर मीनू अपने स्टूल से उठी जहाँ पे बैठी हुई थी। अमित को इस हालत में देखकर मीनू के जो दिल में उसके प्रति प्यार व दया की भावना तो एकदम आती है, और उसका मन हुआ कि काश वह कुछ समय अमित के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती। आज मीनू को आभास हो रहा था, मतलब ये फील हो रहा था कि अमित का और उसका न जाने कितना पुराना रिश्ता है। क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों ने दोनों ने शादी के लिए मना कर दिया, और फिर ऐसे मोड़ पर मिले हैं कि अ, वो एक्सीडेंट हुआ है, पर फिर इसके मन में कुछ तो ऐसा भाव होगा जो उसके मिलने के लिए चली आती है। परंतु क्या उसका यहाँ रहना उचित होगा इस समय। उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि अगर मैं यहाँ रुकती हूँ तो क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। पर अंत में वो सोचती है कि नहीं, मुझे चलना ही चाहिए, मुझे, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। और जैसे ही वह खड़ी होती है, अमित का एकदम चेहरा उदास हो जाता है। शायद वह भी चाहता था कि मीनू इस समय उसके पास बैठे, परंतु उसके अंदर इतना साहस कहाँ था। यहाँ पर हम उसके करेक्टर में अमित के लिख सकते हैं कि वो एकदम कायर था, दब्बू था, वो उसमें साहस नहीं था अपनी बात कहने का। यहाँ भी वो उसको बैठने के लिए नहीं कहता, और अमित के उदास नेत्रों के वो भाव मीनू के हृदय में उतर गए। वो चेहरा तो देख रही थी ना कि वो बहुत उसका उदास हो गया है, पर वह वहां नहीं रुकती और वहां से चली जाती है, क्योंकि उसका वहां रुकना असंभव था, और रुकती भी तो अलग बातें होनी थी, इसलिए उसने वहां रुकना ठीक नहीं समझा।
20वां अंक यही समाप्त होता है। 21वां अंक हम देखेंगे कि ये कहानी किस तरफ मुड़ती है, आगे क्या होता है। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है और कहानी यहाँ से पक्का कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ लेगी जो अंत इसका सुखद होगा, और सुखद होने की ही हम कामना भी करते हैं। कहानी फिर से पढ़ना, इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसको या तो लिखना या फिर से एक बार रिमाइंड करना, याद करना, कुछ अंडरलाइन करना, ताकि कहानी हमें याद रहे कौन कौन से इंसिडेंट कब हुए। अगले अंक में, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे नए अध्याय के साथ मैं शुरू करूंगी। तब तक के लिए